गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं मीना दुचानिया, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। बीएससी पार्ट सेकंड यूनिट फर्स्ट थर्मोडायनेमिक फर्स्ट की हम स्टडी कर रहे थे बच्चों। उसी के कंटिन्यूस में आज हम स्टडी करेंगे जूल्स का नियम। जूल्स के नियम में जूल्स ने एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा इसको समझाया कि एक स्थिर आयतन पर ताप के साथ ऊर्जा के परिवर्तन की दर और दूसरा स्थिर ताप पर आयतन के साथ ऊर्जा परिवर्तन की दर, इसमें से जो पृथक जो व्यंजक है को हीट कैपेसिटी के साथ रिलेशन करके हम ज्ञात कर सकते हैं, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं। अब जो सेकंड है उसे हम करने में कठिनाई आती है। जैसे गैसों के लिए जूल्स ने अपना एक्सपेरिमेंट करा और उसके एक्सपेरिमेंट में बताया। इस एक्सपेरिमेंट में दो बल्ब ए और बी आप देख पा रहे हैं, ये बल्ब ए है और बल्ब बी है, जो परस्पर एक स्टॉपर द्वारा जुड़े हुए होते हैं। बल्ब ए में कोई गैस भरते हैं हम लोग, और जो बल्ब बी है वो वैक्यूम रहता है। इन्हें जल से भरे एक बर्तन में रख देते हैं। अब इस जो बर्तन है उसमें एक स्टीरर लगा देते हैं, आपको दिख रहा है ये विलोडक लगाया, और इसमें एक थर्मामीटर लगा देते हैं। स्टीरर को हम चलाते रहते हैं जिससे बल्ब व जो दूसरे कंटेनर का जल एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम हो जाए। जब टेम्परेचर स्थिर हो जाता है तो वह टेम्परेचर हम क्या करते हैं, थर्मामीटर में नोट कर लेते हैं। अब दोनों जो बल्ब है, पहले हमने टेम्परेचर कब नोट करा, जब हमने स्टॉप कॉक नहीं खोली थी तब हमने टेम्परेचर नोट करा। और अब हम क्या करते हैं, हम ये स्टॉपर है ये खोल देते हैं। स्टॉपर जब हम खोल देते हैं तो चूँकि बल्ब ए में क्या है, गैस है, और बल्ब बी क्या है, बल्ब बी के वैक्यूम है, तो गैस एक्सपेंड होकर ए से बी में समान रूप से फैलती है और सिस्टम को थर्मल इक्विलिब्रियम में आने के लिए हम उसे थोड़ा टाइम देते हैं। और जब थर्मल इक्विलिब्रियम में सिस्टम आ जाता है तो उसका हम टेम्परेचर नोट कर लेते हैं। तथा हम ये देखते हैं कि एक्सपेरिमेंट से पहले और एक्सपेरिमेंट के बाद में टेम्परेचर में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो इससे क्या प्रूफ होता है, इससे ये प्रूफ होता है कि जूल का जो एक्सपेरिमेंट है वो एक आइसोएंथैल्पिक प्रोसेस है। इस जो प्रोसेस से क्या कंक्लूज़न निकाल पाते हैं हम लोग, वो निकालते हैं कि गैस की बाउंड्री जो एक्सपेरिमेंट के प्रारंभ में केवल बल्ब ए तक सीमित थी, परिवर्तन के दौरान बल्ब बी में गैस इस प्रकार फैलती है कि प्रत्येक समय प्रत्येक गैस उसके घेरे में रहती है, अर्थात वह शून्य विपरीत दाब के विरुद्ध विस्तार करती है। स्वाभाविक है कि इस विस्तार या प्रसार से परिपार्श्विक में शून्य कार्य उत्पन्न होता है, यानी शून्य कार्य उत्पन्न होता है। W इजिकल टू वर्क क्या है, ज़ीरो हो गया। इस प्रकार के जो एक्सपेंशन होता है उसे हम कहते हैं फ्री एक्सपेंशन या मुक्त प्रसार। अब इस स्थिति में जो थर्मोडायनेमिक का फर्स्ट लॉ है, थर्मोडायनेमिक का फर्स्ट लॉ क्या था, थर्मोडायनेमिक का फर्स्ट लॉ ये कहता है कि न तो एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं और ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसे हम थर्मोडायनेमिक का फर्स्ट लॉ या लॉ ऑफ कंजर्वेशन, जो कि हम प्रीवियस क्लास में हम इसकी स्टडी कर चुके हैं। इक्वेशन है हमारे पास डेल्टा E इजिकल टू Q माइनस W। ये हमारे पास क्या है, थर्मोडायनेमिक की इक्वेशन है। तो यहाँ पे क्या हो गया, W इजिकल टू हो गया ज़ीरो, W इजिकल टू ज़ीरो। तो ये इस इक्वेशन में ज़ीरो रखते हैं तो क्या आएगी, डेल्टा E बराबर है Q के। चूँकि बाउंड्री के जो टेम्परेचर में कोई वृद्धि नहीं हुई है, या जल के तापमान में हमने देखा कि एक्सपेरिमेंट से पहले
और एक्सपेरिमेंट के बाद में है टेम्परेचर है वो समान होता है। तो क्या है कि इसमें हीट में कोई चेंज नहीं हुआ, हीट में कोई चेंज नहीं हुआ, Q इजिकल टू ज़ीरो, और एनर्जी में चेंज नहीं हुआ, डेल्टा E इजिकल टू ज़ीरो। चूँकि जो ये सिस्टम है हम ये देख पा रहे हैं कि जो सिस्टम है थर्मल इक्विलिब्रियम में है, अतः तंत्र का ताप होता है वो स्थिर रहता है। तंत्र का ताप स्थिर यानी dt इजिकल टू ज़ीरो। तो उस पोजीशन में जो इक्वेशन हमने पढ़ी थी, ये इक्वेशन कहाँ से आई? ये इक्वेशन बच्चों यहाँ से आई कि हम सभी ये जानते हैं कि एनर्जी फंक्शन है टेम्परेचर और वॉल्यूम का। अगर हम जूल्स लॉ कहें तो जूल्स लॉ कहता है कि एनर्जी फंक्शन है केवल टेम्परेचर। किस तरह से? हमने कहा कि एनर्जी फंक्शन है टेम्परेचर और वॉल्यूम का। अगर इसका हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल करें, एग्जैक्ट डिफरेंशियल क्या होता है कि एक बार टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में तो वॉल्यूम कांस्टेंट, और एक बार वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में तो टेम्परेचर कांस्टेंट। तो ये हो जाएगा डेल ई अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम dt प्लस डेल ई अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर dV। तो यहाँ ये जो इक्वेशन है वो इस तरह से मिली है हमको कि एनर्जी फंक्शन है टेम्परेचर और वॉल्यूम का। तो इसका एग्जैक्ट डिफरेंशियल करें तो यहाँ देखो, एक बार अगर वॉल्यूम हमने कांस्टेंट रखा और टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में करा है, और यहाँ टेम्परेचर को कांस्टेंट करा और वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में कहा है, तो जो ये इक्वेशन हो जाएगी डी ई इजिकल टू डेल ई अपॉन डेल वी टी। डेल वी यानी ये क्या है, ये जो टर्म्स हैं वो हो जाएगी, क्योंकि डी टी क्या है यहाँ पे, डी टी ज़ीरो, तो ये टर्म्स हो जाएगी ज़ीरो। तो ये इक्वेशन मिली। लेकिन डी वी का मान शून्य नहीं होता, यानी कहा गया है कि डी वी इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, वॉल्यूम ज़ीरो नहीं होगा। तो इक्वेशन डेल ई अपॉन डेल वी टी ज़ीरो, क्योंकि डेल वी डी वी इज इक्वल टू नॉट, अर्थात स्थिर ताप पर किसी तंत्र के, किसी सिस्टम के आयतन प्रति ऊर्जा परिवर्तन की दर शून्य है। अतः हम ये कह सकते हैं कि किसी सिस्टम की ऊर्जा एनर्जी उसके आयतन पर डिपेंड नहीं करती है, अर्थात सिस्टम की एनर्जी क्या है, वॉल्यूम से इंडिपेंडेंट है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं इस तंत्र की एनर्जी केवल टेम्परेचर का फंक्शन है। यही बच्चों जूल्स का नियम है। अगर आपके एक नंबर में आ जाता है जूल्स का नियम क्या है कि एनर्जी केवल टेम्परेचर का फंक्शन है, ना कि वॉल्यूम का फंक्शन, वॉल्यूम से इंडिपेंडेंट रहती है, वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं रहती है, या वॉल्यूम ज़ीरो नहीं होता है। तो ये जूल्स का नियम है। और अगर लेंथी क्वेश्चन में आया था तो आपको ही डेरिवेशन करना है। अब यह नियम केवल गैस, और वह भी आदर्श गैसों पर ही सही ढंग से लागू होता है। रियल गैस के लिए डेल ई अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर का कुछ जो वैल्यू है वो पॉजिटिव वैल्यू आती है। इसका जो वैल्यू का मान होता है वो बहुत कम या लेकिन शून्य नहीं होता है। अब कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी गैस या लिक्विड के वॉल्यूम को परिवर्तन करने के लिए क्या होता है कि हमको अत्यधिक दाब की आवश्यकता पड़ती है। यदि किसी सॉलिड अथवा लिक्विड के वॉल्यूम के समतापी परिवर्तन के लिए संबंध ऊर्जा का मान, जो इक्वेशन 3 हमने निकाली, उससे प्राप्त किया जाता है। चूँकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, डी टी इजिकल टू ज़ीरो, तो इक्वेशन में हम लिमिटेशन लगा देते हैं। तो डेल्टा ई, इसमें लिमिटेशन लगाए V1 से V2। तो लिक्विड व सॉलिड की अत्यंत कम
संपूर्णता होने के कारण V1 व V2 में कोई विशेष अंतर नहीं होता, वे क्या होता है, लगभग समान होते हैं। और इस आयतन के छोटे छोटे से परास में यह डेल ई डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर क्या होता है, स्थिर होता है। इसको इंटीग्रेट करने पर dv का समाकलन करने पर क्या वैल्यू आती है, डेल ई इजिकल टू डेल ई डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर डेल वी इजिकल टू 0। तो 43 इक्वेशन की सहायता से डेल ई अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर का हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सॉलिड व लिक्विड सिस्टम के लिए डेल्टा वी का जो वैल्यू होती है वो बहुत कम होती है, या इसे हम क्या कहते हैं, शून्य मानकर ही चलते हैं कि ऊर्जा केवल ताप का फलन है, यह जूल रूप के अनुरूप है। आज बच्चों हमने स्टडी करी है जूल्स का नियम। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे जूल थॉमसन इफेक्ट। थैंक यू।